अगला अपन देखते हैं कि क्या आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। अब दूसरा जो अपन इसमें देख रहे हैं कि दूसरा केस कौन है, हमने 4 प्रकार के जो केस बताए थे उनमें से दूसरा केस जो हमारा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस की बात कर दी, और ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म कारक। क्या बोलते हैं, कर्म कारक बोलते हैं। अब जब कर्म कारक की बात की जा रही है तो अपन देखते हैं कि इसकी भी वही स्टार्टिंग होती है, वही सिस्टम इसका होता है। इसका भी पहले से पता होता है कि कर्म के रूप में नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें पहले से क्लियर हो रही हैं कि सब्जेक्टिव केस में भी नाउन या प्रोनाउन आता है और ऑब्जेक्टिव केस में नाउन और प्रोनाउन आता है। अब अपन देख रहे हैं कि किसी भी जो कोई भी सेंटेंस जो होता है, और जो हमारा सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस में भी हम देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। इसका मतलब ये बात भी पहले से फिक्स हो गई है कि किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। आगे चल के केस चार्ट दिया हुआ है, उस केस चार्ट को आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि इस तरह के वर्डों को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इस तरह के वर्डों को जो लिस्ट दी गई होगी उसको सब्जेक्टिव केस में इन्वॉल्व कर दिया गया है। उसमें जो कुछ लिस्ट दी होगी इसको पॉजिटिव केस में शामिल कर दिया गया है। तो इसका मतलब उस लिस्ट को आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे तो फिर यहाँ आपको इसको पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए थोड़ा हम समझते हैं कैसे करके जो स्टार्टिंग की बात कर दी गई। जैसे यही से एग्जाम्पल ले लो जो अपन ने पीछे एग्जाम्पल को लिया होता है, तो पीछे अपन ने एग्जाम्पल को लिया तो उसी को समझने की कोशिश करें। जैसे अभी हमने आपके सामने क्या लिख दिया था कि आई सेड टू राम, थोड़ा समझना। आई सेड टू राम, अपन देखा कि सेंटेंस फर्स्ट है ये। अब अपन देखिए सबसे पहले आपको जो समझा दिया गया है, जो आपको पढ़ा दिया गया है, उस नॉलेज को देखो कि हमें कितनी नॉलेज हुई है। तो पहली नॉलेज तो हम ये देख रहे हैं कि जो सेंटेंस में जो पहले स्टार्टिंग जो वर्ड लिखा हुआ है इसको हमें पता पड़ गया कि इसका नाम क्या है, नॉमिनेटिव केस है। क्योंकि अभी अपन ने पीछे वाले में पढ़ा हुआ था तो एक चीज तो पहले से पता है, इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस, या फिर इसी क्या बोल देते हैं, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये चीज आपको पहले से पता थी, रिविजन हो गया सेकंड सेंटेंस में। और जो हमारा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है सेंटेंस में किस फॉर्म में आ गया, क्योंकि आई क्या है, हमारा प्रोनाउन। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। मतलब फर्स्ट वर्ड आपका क्लियर हो चुका है कि भैया इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है और ये हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है। अब अपन आते हैं सेकंड कंडीशन जो पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस की। तो जो ऑब्जेक्टिव केस की पढ़ रहे हैं तो अपन ये देखते हैं कि वर्ब के बाद, क्रिया के बाद ही तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्रिया के बाद अपन देख रहे हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, राम दिया हुआ है। तो जो क्रिया के बाद आता है तो इसको अपन कौन सा केस बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये ऑब्जेक्टिव केस हमारा हो गया। तो जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया है तो अपन ये देख रहे हैं कि अभी भी अपन ने देखा कि चार्ट में क्या बना हुआ है कि ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हमेशा या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस आया है, राम क्या होता है, नाउन होता है। इसका मतलब इस जगह ऑब्जेक्टिव केस किस फॉर्म में आ गया, नाउन के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब पहले से फिक्स है कि सब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। बस उसकी लिस्ट पता होना चाहिए कि नाउन और प्रोनाउन में किन वर्डों को शामिल किया गया। तो प्लेस के अकॉर्डिंग तो राम को बताया जा रहा है। यहाँ भी राम लिखा है तो यहाँ उसको सब्जेक्ट बोल रहे हैं और यहाँ राम लिखा है तो उसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। जैसे मान लो अभी आप हैं, यदि आप मेरे यहाँ पढ़ने आए तो स्टूडेंट बोले जाएंगे, प्लेस बदल गया। अपने ससुराल जाएंगे तो जमाई राजा बोले जाएंगे, मामा जी के यहाँ जाएंगे तो भांजे बोले जाएंगे। इसका मतलब जैसे जैसे आपके प्लेस बदलते जाते हैं वैसे वैसे आपके नाम बदलते हुए चले जाते हैं। वैसे इंग्लिश में होता है कि जिस स्थान पर जो वर्ड लिखा हुआ है उसको उसी के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। इसको बोल देते हैं अप्लाइड। मतलब अपने जीवन से हर चीज अप्लाइड करके पढ़ोगे तो कोई भी सब्जेक्ट आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज हमारे जीवन से इंटरकनेक्टेड है। इसी को बोलते हैं व्यवहारिक सब्जेक्ट। तो इसलिए आप लोगों को कभी कभी लगता होगा कि मैं क्लास में इतना लेक्चर क्यों देता हूं, क्योंकि मैं सब्जेक्ट को अप्लाइड तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूं। क्योंकि 2020 के बाद से जो कंपटीशन का जो पैटर्न चेंज हुआ है वो अप्लाइड हो गया है और आज भी हम पुराने पैटर्न से पढ़ते चले आ रहे हैं कि लिख लो, याद कर लो, रट लो और पेपर निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला होता। बड़े एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा थॉट्स क्रिएट होते हैं, तब हम मेंस राइटिंग स्किल को क्या कर पाते हैं, लिख पाते हैं। और बाकी भी जब कॉन्सेप्ट जितने क्लियर हो जाते हैं हमारे, तो बहुत कम समय में हम मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लेते हैं। और आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि जब से पैटर्न चेंज हुआ है
तो कोई भी वैकेंसी भी हमारी आती है तो आप देखते हैं कि उसका समय बहुत कम दिया जाता है आपको, 45 दिन, 50 दिन, 2 महीने, इससे ज्यादा समय नहीं मिलता है, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो भैया क्यों हुआ? क्योंकि इसलिए हुआ कि जब आप स्टडी अप्लाइड करेंगे तभी 45 दिन में डेटा को माइंड में सेट कर पाएंगे, नहीं अदरवाइज ध्यान रखिए कि पहले कोई वैकेंसी आती थी तो 4-4, 5-5, 6-6 महीने का टाइम मिलता था, तब लोग उसको पढ़ते थे और एग्जाम देते थे। क्यों? क्योंकि तब अप्लाइड नहीं आता था, जो डाटा दिया होता था लर्निंग बेस ज्यादा होता था, ना कि उसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस। वो आज उसका उल्टा कर दिया गया है कि डाटा को थिंकिंग बेस ज्यादा कर दिया गया है और फैक्चुअल बेस को कम कर दिया गया है। लेकिन लोगों की हैबिट वही है कि क्या करते हैं कि फैक्चुअल बेस को ज्यादा माइंड में रखते हैं, मतलब याद करने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं समझने की अपेक्षा, जबकि एग्जाम समझने पर ज्यादा डिपेंड हो गया ना कि याद करने पर। कॉम्बिनेशन है, किसी की मात्रा ज्यादा हो गई, किसी की कम की, लेकिन दोनों का बैलेंस होना आपके लिए बहुत क्या है जरूरी है। तो इसलिए सब्जेक्ट को जो मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें फैक्चुअल भी बात करता हूँ, कॉन्सेप्चुअल भी बात करता हूँ, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो, थिंकिंग पावर भी बेटर हो, लर्निंग पावर भी बेटर हो। तो इसका मतलब हमें मल्टीटास्किंग करना आना चाहिए। जब हम मल्टी थिंकिंग करते हैं तो मल्टीटास्किंग भी करना हमें क्या आना चाहिए। तो देखिए जैसे ही आपने इस चीज को समझा तो आपकी बात भी यहाँ से क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन, इसी को एग्जांपल को दूसरे एग्जांपल के मदद से समझते हैं। इसी सेंटेंस को सपोज दैट से मैंने ऐसे लिख दिया कि राम सेड टू मी। जैसे हमने लिख दिया कि राम सेड टू मी, तो फिर आ जाइए यहाँ देखिए कि पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमने देख रहे हैं कि हमें कौन सा केस मिला है, नॉमिनेटिव केस मिला है। ठीक है, नॉमिनेटिव मिल गया। किस फॉर्म में मिल गया? नाम दिया है तो नाउन के रूप में मिल गया। चलिए एक कंडीशन पहले पढ़ी थी वो क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन में आ जाइए कि हम देख रहे हैं कि मी हमारा कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। पता पड़ गया ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो ऑब्जेक्टिव केस है। अब भैया किस फॉर्म में आ गया? प्रोनाउन के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब किसी भी सेंटेंस को, यही तो अभी अपने डेफिनेशन में पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव केस हमेशा नाउन आएगा या प्रोनाउन में आएगा। इसी एग्जांपल में हमने देखा कि एक जगह ऑब्जेक्टिव केस नाउन है और दूसरी जगह ऑब्जेक्टिव केस हमारा कैसा है, प्रोनाउन है। तो जो ये केस चार्ट आगे आपको जो मिला हुआ है उस केस चार्ट में सारी लिस्ट दी हुई है कि किन शब्दों को नाउन में शामिल किया गया है या किसको नॉमिनेटिव केस में शामिल किया गया, किसको सब्जेक्टिव में शामिल किया गया, किसको ऑब्जेक्टिव में शामिल किया गया। ये सारी बातें आप उसको रीडिंग कर लेंगे तो जो मैंने आपको समझाया है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस वो आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। अब एक समस्या ये आती है कि जो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है, इस बात को आप ध्यान देंगे, तो जो हमारा नाउन होता है, तो जो हमारा जो नाउन दिया होता है तो नाउन नॉमिनेटिव केस में भी वही फॉर्म दिखती है और ऑब्जेक्टिव केस में भी वही। मतलब नाउन में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, जो वर्ड दिया होता है वही हुबा वो नॉमिनेटिव केस में होता है, वही ऑब्जेक्टिव केस में होता है। लेकिन प्रोनाउन में जनरली नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म चेंज देखने को मिलते हैं।